यूएस और इजराइल जंग में उलझे रह गए, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसा बड़ा चल दिया है जिस पे हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा जो ईरान अपने घातक हथियार तैयार कर रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए कर रहा है या फिर इजराइल के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से ईरान ने इजराइल को धमकी दी है, तो हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि अगला वार ईरान किस पर करने वाला है, क्या अमेरिका या फिर ईरान। और आखिर वो हथियार ऐसे कौन से हैं जो वो पर्दे के पीछे तैयार कर रहा है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आइए जान लेते हैं अपने सहयोगी भावना और ऋषिका से, आखिर ईरान पर्दे के पीछे क्या कुछ तैयारियां कर रहा है। क्या वो अमेरिका पर हमला करने वाला है या फिर अगला मोर्चा या फिर मोहरा कह ले वो इजराइल है। देखिए तान्या, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि होने कुछ बड़े वाला है और ईरान कुछ बड़ी तैयारी में है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अंदर ही अंदर कुछ बड़े हथियार बना रहा है और उनके खुलासे नहीं कर रहा है, एक गुप्त चाल चल रहा है और ट्रम्प की बड़बोली बातों को इग्नोर कर रहा है, तो उससे होने तो कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो बात पक्की है, कुछ बड़ा कुछ आने वाला है। क्या पता ईरान कुछ ऐसा घातक हमला करे जहां पर यूएस के बेसों पे उसको निशाना बनाए, क्या पता हॉर्मुज पर कब्जा कर ले और वो ऐलान कर दे ऑफिशियली। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा होगा कि 17 जून को समझौता हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर से दोबारा से जंग छिड़ी और उसके बाद दोबारा दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमले करे, लेकिन आखिरी हमला जो था वो यूएस ने करा। यूएस के हमले के बाद अब दोबारा जो है ट्रम्प साहब ये बोलते हैं कि अब समझौते की बात आती है। शिका, समझौते की बात कर रहे हैं वो और ये कह रहे हैं कि हाँ, अब हम समझौता करने वाले हैं और 30 जून यानी कल जो है एक और बातचीत होगी, कतर में बातचीत होगी। देखिए अभी तक ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, कतर और बहरीन पर हमले कर रहा है, यूएस बेस पे वहां पे निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें वो ये बोल रहा है कि आप भले से ही एक समझौता और कर लो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं जिस तरीके से, अगर आपने अपनी शर्तें मनवाई हैं तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं और मैं उन शर्तों को जो है वो उनसे पीछे नहीं हटूंगा। तो ईरान भी यहाँ पे सख्त खड़ा है और अमेरिका भी जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल भावना, इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में राघची ने एक स्टेटमेंट दिया है, यानी कि खुली चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा, बाकी के देश नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने किया तो कुछ बड़ा प्रहार किया जाएगा। तो क्या कुछ लगता है जिस हिसाब से राघची ने स्टेटमेंट दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में चीजें होंगी या फिर वही उनके बड़पोलेपन में मतलब नजर आएंगी चीजें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले भी कह रहे थे चीख चीख कर कि डील हो गई है, डील हो गई है। स्विट्जरलैंड में जो शांति वार्ता का जो ये ढोंग रचा गया था, जहां पर अब्बास अराक्ची खुद भी पहुंचे थे, ये वही अब्बास अराक्ची है जो स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता पर साइन करने पहुंचे थे। तस्वीरें आपने देखी होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों के साइड में बैठ के डिजिटली साइन किए थे, मसूद पेजेशिकियान ने भी साइन किए थे, जिसके बाद जो है ये कहा गया कि अब डील हो गई है, सारी चीजें हो गई है। 60 दिनों का समय जो है वो दिया गया था ईरान को कि आपको माइंस हटानी है ताकि जो जहाज है फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक सुरक्षित पहुंच सके। इसके अलावा जो डील की बात कही गई थी, अमेरिका बहुत पहले से ये कहता आ रहा था, लेबनान को लेकर भी लगातार अमेरिका ये कह रहा था कि नेतन्याहू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लेबनान पर हमले ना करे, क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि लेबनान पर जब तक हमले होते रहेंगे तब तक ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ कर रखेगा। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से लेबनान का जिक्र करना, नेतन्याहू का जिक्र करना, ये यहाँ पर साफ दिखाता है कि अमेरिका जो है अब इस युद्ध से थक चुका है, क्योंकि अमेरिका बखूबी जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। 60 दिनों का जब वहां पर समय दिया गया, स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई, तमाम सारी चीजें हुई, जेडी वेंस खुद वहां पर पहुंचे थे। जब ये बातचीत हुई तो ईरान ने काफी सारी चीजें मान ली, जिसमें से एक था कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक सुरक्षित व्यापारिक जहाज निकलेंगे, कोई टोल टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा, माइंस जो है वो हटाई जाएंगी। ईरान ने भी इस पर हामी भरी, तब जाके दूसरी दौर की वार्ता जो है वहां पर संपन्न हुई। लेकिन अब जो है ईरान ये कह रहा है कि हम जो है टोल टैक्स वसूलेंगे, एकाधिकार ईरान का है। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, वहां पर किसी भी देश का जो अधिकार है वो नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में तान्या ने सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप
इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये जो शांति वार्ता का ढोल जो स्विट्जरलैंड में पीटा वो पहले ही जो खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि ईरान ने पनामा के झंडे तले जो जहाज चल रहा था उस पर जो है मिसाइल गोलीबारी कर दी। ईरान का तर्क क्या था? ईरान ये कहता है कि ये जहाज जो है ये कतर का जहाज था जो सऊदी से होते हुए जा रहा था और ओमान की खाड़ी के पास अमेरिका ने एक अलग रास्ता बना रखा था, तो ये वहां प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, यानी अवैध रास्ते में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इस पर मिसाइल और ये ड्रोन्स बरसा दिए गए। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका ये कहता है कि ईरान को किसने कहा था मिसाइल बरसाने को? जब आपको ये कहा गया था, जो एमओयू साइन स्विट्जरलैंड में किया गया, समझौता जो साइन किया गया, उसमें क्या लिखा था? उसका आर्टिकल 5 ये कहता है, जो पहली लाइंस है वो ये कहती हैं कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक जो जहाजों की सुरक्षा है उसका जिम्मा ईरान उठाएगा, माइंस को हटाएगा। 60 दिन का समय दिया गया था, तो ईरान कोई नहीं होता कि वो हमला करे किसी भी जहाज पे, चाहे वो कतर का हो चाहे वो सऊदी का हो, लेकिन ईरान ने हमला किया। पनामा के वो चल रहा था, पनामा के झंडे तले चल रहा था। ईरान ये कहता है कि ये जो है अवैध तरीके से उस मार्ग में घुसने की कोशिश कर रहा था जो अमेरिका ने बनाया था। अब अमेरिकी जो मंत्री है सेंटकॉम वहां पर आ गया। सेंटकॉम कह रहा है कि ईरान को तो हक नहीं था, क्योंकि जब वो खुद कह रहा है कि हम हमले नहीं करेंगे तो किस लिहाज से हमला किया? यानी ईरान ने हमला किया, अमेरिका ने बैकफायर किया, फिर ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया और अब फिर अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। तो भैया आपने जब शांति वार्ता कर ली, एक तो चुप बैठे, यहाँ तो कोई भी चुप नहीं बैठ रहा है, ना तो ईरान दूध का धुला बन रहा है ना अमेरिका दूध का धुला बन रहा है। बिल्कुल इशिका, लेकिन भावना यहाँ पर सवाल यही है कि ईरान पूरे आर या पार के मूड में नजर आ रहा है। जिस हिसाब से जो अमेरिका ने वहां पर एयर स्ट्राइक की थी उसके बदले में ईरान ने जो पलटवार किया है, उसके बाद देखना ये होगा कि अमेरिका जो समझौते की बात कर रहा है, सीज फायर को लेकर बातें कर रहा है, क्या वो दोबारा से ईरान पर मिसाइलें दागेगा या फिर ईरान की तरफ से वो जो घातक हथियार तैयार कर रहा है उनको लेकर कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी? लगता है कि ईरान तैयार ही नहीं है पीस डील के लिए। ईरान चाहता ही नहीं है ये जंग रुके। वही वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट जो सामने आ रहे हैं समझौते को लेकर, वो उनसे हामी ही नहीं भर रहे। अगर बात की जाए तो इकलौते डोनाल्ड ट्रंप ही चाहते हैं कि समझौता हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ये नजर आ रही हैं इस वाले केस में कि ईरान भिड़ना चाहता है अमेरिका से। देखिए, ईरान मेरे को क्या लगता है इशिका कि यहाँ पर ना दोनों गेम खेल रहे हैं, एक बहुत तगड़ा गेम खेल रहे हैं। देखिए, ईरान कहीं ना कहीं उस लाइन पर आएगा, ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान कहीं ना कहीं उस लाइन पर आएगा कि सुलह हो जाए, क्योंकि उसके पास भी इतनी ताकत नहीं है कि जो यूएस जैसे देश से लड़ पाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि यूएस की पावर ऑफकोर्स ईरान से ज्यादा है। तो ऐसे में अब ईरान आएगा, लेकिन ईरान का जो अभी मतलब एक लेवल है, ईरान ने सोचा है कि वो झुककर अपनी ईरान जो है यूएस अपनी शर्तें नहीं मनवा सकता, उसे दबा नहीं सकता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ईरान ये समझ रहा है कि वो संप्रभु देश है, उसके ऊपर कोई अपना दबदबा नहीं चला सकता, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। ईरान अपना देश है, तो वो अपने हिसाब से जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा और उस हिसाब से चलेगा। लेकिन ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप अंदर खाने तो चाहते हैं कि हाँ समझौता हो जाए, लेकिन ट्रंप बाहर से क्या चाहते हैं कि मेरी एक पावर दिखे, मैं सुपर पावर दिखूं, मैं दिखूं कि हाँ मेरे पास कुछ पावर्स थी तो मैंने ईरान को झुका दिया। लेकिन उस शर्त पर ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान ये चाहता है कि ठीक है समझौता हो जाए, लेकिन दोनों की शर्तों पर समझौता हो। ये नहीं कि उसको ईरान को झुका दिया गया और आप समझौते की बात कर रहे हो। जिस तरीके से अब अगर आप देखो तो ये बोला गया कि अमेरिका ने बोला समझौते में कि ठीक है आपको जो है कर्ज जो है, आपका जो पैसा जो है हमने यूएस के पास है वो आपको वापस करा जाएगा। लेकिन इसमें भी अमेरिका ने अपना जो है फायदा देख लिया। अमेरिका ने ये बोल दिया कि ठीक है आपको ये फायदा मिलेगा, लेकिन ईरान के पास जो है खाने के लिए पैसा नहीं है। भाई आप कौन होते हो कि दूसरे देश के बारे में डिसाइड कर रहे हो कि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो आप हमारे किसानों से खाना खरीदो। ठीक है, अगर आप उसके पास खाना नहीं होगा तो वो और देशों से खाना खरीदेगा। आप कोई नहीं होते हो इस चीज में उसे सजेस्ट करने वाले। अगर आप पैसा दे रहे हो तो दे दो। तो वही है मेरा इशिका मानना कि दोनों ही देश जो हैं वो अपना अपना भला सोच रहे हैं इस समय। बिल्कुल भावना, लेकिन अभी यहाँ पर जो हाल ही में मीटिंगें चल रही हैं, बातचीत हो रही है अमेरिका ईरान को लेकर, और खबरें ये सामने आ रही है कि दोनों सहमत हो गए और उसके कुछ देर बाद या तो अमेरिका ईरान पर मिसाइलें दाग देता है या फिर ईरान अमेरिका पर। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही है शिका कि दोहा में बातचीत होगी, उसके बाद सबको यही देखना है कि अभी तक जितनी बातचीत हुई है उसके बाद तो कोई हल नहीं निकला है। लेकिन जो ये दोहा में बातचीत होने वाली है, क्या मतलब ये सीज फायर होगा, युद्ध रुकेगा, या फिर ये सिर्फ बातें बनकर ही रह जाएगा, कागजी शेर एक तरीके से अगर कहा जाए? बातें तो कब से बन रही है,
बातें तो कब से बन रही है, अभी से थोड़ी बातें बन रही हैं। 21 जून 22 जून से बातें बन रही है। स्विट्जरलैंड में भी तो बातें ही बन रही थी। बातें बनी, उसके बाद 60 दिनों का समय दिया गया, एक दो जहाज निकले भी, सारी बातें हुई, फिर लड़ाई हो गई। अब फिर कतर में बात करने की जो है बातचीत हो रही है। अच्छा, कतर में जो यूएस बेसेस है उन पर भी ईरान ने हमले किए, कुवैत पर भी किए, बहरीन पर भी किए हैं, लेकिन फिर भी बातचीत का दौर यहाँ पर चलने को राजी है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने हमला कर दिया, अमेरिका ने पलटवार किया। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों के बयान ये आते हैं कि ईरान अगर पलटवार करता है, ईरान अगर हमले करेगा तो ये बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है, इस पर अमेरिका उसी की भाषा में उसको जवाब देगा। यानी अमेरिका शांति चाहता जरूर है, लेकिन अमेरिका ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि अगर ईरान हमले कर रहा है तो मैं भी हमला कर सकता हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। यानी शांति चाहिए, लेकिन बाहर से दिखाना नहीं है। बाहर से हमले कर रहा है, लेकिन अंदरूनी उसको शांति चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज को अब निशाना बनाएगा। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान को देखकर ऐसा बहुत कम लग रहा है। अभी तक क्या था कि अब तक ठीकरा अमेरिका पर फोड़ा जा रहा था। कहा ये जा रहा था कहा यह जा रहा था कि अमेरिका जानबूझकर ये लड़ाई कर रहा है कि भाई एक संप्रभु देश है, आप उस पर हमला नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको 60 दिन का समय दिया गया, आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि माइंस आपने बिछाई है, करतूतें आपकी है, ठीक भी आप ही करोगे, कोई दूसरा आके तो ठीक नहीं करेगा, क्योंकि सटीकता से क्या कब कहाँ कैसे किया गया है ये आप बखूबी जानते हो, यानी ईरान बखूबी जानता है। तो जब स्विट्जरलैंड में बातचीत हो गई थी, आप वहां पर गए, आपने अमेरिकी जितने भी नेता थे उनके साथ तस्वीरें ईरान के प्रतिनिधि ने नहीं खिंचवाई, वो उनकी अपनी पर्सनल थी कि भाई जब आप दो देश लड़ रहे हैं तो क्या तस्वीरें खिंचवानी, चलिए वो एक चीज को साइड रख देते हैं। लेकिन जब स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई, दोनों ने साइन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीस है, सारी चीजें सॉर्ट हो गई है, सारी बखेड़ा जो था, रायता फैलाया था, वो सब कुछ सॉर्ट हो गया है। फिर सवाल ये उठता है कि जब सारी चीजें हो गई, अमेरिका ये चाह रहा है कि शांति आ जाए, युद्ध ना हो, हॉर्मुज खुल जाए, सारी बातें हो गई, तो फिर ईरान को कहाँ दिक्कत आ रही है? उसको पनामा के झंडे तले ये जो ऑयल टैंकर चल रहा था उस पर हमला करने की क्या जरूरत आन पड़ी? अगर वो कतर का था या वो सऊदी का था, आपको जब एक जिम्मेदारी दी गई थी, आपको जब कहा गया था कि आपको सुरक्षा देनी है, फ्री जो है आपको रूट दिखाना है, सारी चीजें फ्री करनी है, तो फिर आपको जरूरत नहीं थी उस तरीके के हमले करने की। अमेरिका का क्या है? अमेरिका अंदर से तो शांति चाह रहा है, लेकिन बाहर से ये दिखाना चाह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। यानी वो ईरान को साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, वो साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमले कर सकते हो तो हमें भी कमजोर मत समझो, हमले हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना भावना, मुझे लगता है कि ईरान जो है, अब तक ईरान को पूरी वो दी जा रही थी, दुनिया के सारे देश जो थे ईरान का कहीं ना कहीं सपोर्ट अंदरूनी कर रहे थे कि ईरान जो है वो पिट रहा है या सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब सवालों की जो सुई है वो ईरान की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि अगर आपने बातचीत करी, आपके और मेरे बीच में डील हुई, आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई कि आपको सही तरीके से यहाँ से जहाज को निकलवाने हैं, और आप ही रूल ब्रेक कर रही हैं, आप ही रूल ब्रेक कर रही हैं, तो फिर ठीकरा किस पे फोड़ूं? मैं तानिया पर नहीं फोड़ सकती, मैं किसी और पर नहीं फोड़ सकती, ठीकरा मैं आप ही पर फोड़ूंगी। तो यही ईरान और अमेरिका के बीच में सारी चीज जो है वो चलती नजर आ रही है। देखिए इशिका, मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए 17 जून को जो है लास्ट बातचीत हुई, इसमें दोनों देशों ने अपने अपने पक्ष रख दिए और दोनों देश समझौते की लाइन पर आए। देखिए अगर समझौते की बात पर आ गए तो हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। इशिका, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ और बिल्कुल सहमत हूँ, मैं ये बात आपकी समझ रही हूँ और मुझे लगता है कि जनता भी समझ रही होगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ईरान भी जो है वो बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। अगर आप देखिए हमलों के पैटर्न को समझे तो देखिए अभी तक जो है 5 हमले हुए हैं। अब वो हमले कब कब हुए वो समझिए आप। देखिए सबसे पहला हमला हुआ 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों के लिए 2 नए समुद्री रास्तों का ऐलान किया सबसे पहले, उसके बाद ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। देखिए यहाँ पर अमेरिका चाह रहा था कि ऐलान हो जाए, रास्ते खुल जाए, लेकिन यहाँ पर ईरान ने इनकार किया। उसके बाद 25 जून को ओमान तट के पास एवर
लवली जहाज पर संदिग्ध ड्रोन से हमला हुआ। देखिए यहाँ पर भी हमला हुआ, उसके बाद जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन सभी चालक दल सुरक्षित रहे। यहाँ पर जान मान की हानि जो है वो नहीं हुई। उसके बाद 26 जून को क्या हुआ, 17 जून की वार्ता के बाद का ये किस्से हैं, देखिए आप। उसके बाद 26 को क्या हुआ, अमेरिका ने हमलों को समझौते का उल्लंघन बताते हुए ईरान के मिसाइल, ड्रोन और रडार ठिकानों पर हवाई हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने हमला किया। उसके बाद 27 जून को ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले का दावा किया। उसके बाद उसने कहा कि हाँ, हमने भी ईरान के हमलों का जवाबी कार्रवाई दी है। और इसी दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल टैंकर पर हमला हुआ। देखिए दोनों देश बाज नहीं आ रहे हैं, ये दिखा रही हूं मैं आपको यहाँ पे। उसके बाद 28 को, यानी कि अभी आप हाल ही की कल की बात ले लीजिए, अमेरिका ने जवाब में 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो देखिए यहाँ पर इशिका की बात को मैंने ये प्रूफ किया कि दोनों देश ही बाज नहीं आ रहे हैं। कभी यूएस हमला कर रहा है तो कभी ईरान जो है हमला कर रहा है, फिर यूएस उसका पलटवार कर रहा है। और अगर इतना ही पलटवार कर रहा है तो आप समझौता मत बोलिए, आप अपनी जनता को पागल मत बनाइए। देखिए कहना यही है, चाहे भले से वो ईरान हो, अब्बास अराक्ची हो वहाँ के विदेश मंत्रालय से, या फिर हो यूएस से ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं। बात सिर्फ इशिका ये रह गई है कि ट्रंप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं तो ईरान के जो मंत्री हैं वो सीधे सीधे आके मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ढोंग ही रच रहे हैं। दोनों समझौते की लाइन पर आ ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ज्यादा वो हो गया, तनाव वाली बात। बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर खबरें ये भी है कि अभी हाल ही में 4 जुलाई को अली खामनेई का अंतिम संस्कार होने वाला है, यानी कि अंतिम यात्रा उनकी शुरू होने वाली है और उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन खबरें यहाँ पे क्या मुस्तफा खामनेई उसमें शामिल होंगे या फिर नहीं, उस पर काफी संशय नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है इशिका? तान्या, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुश्तबा खामनेई शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी के हमलों के बाद से अभी तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। अब क्या है ना, मुश्तबा खामनेई को लेकर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे दावे किए जा रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, जिसमें अली खामनेई मारे गए थे, उसी हमलों में मुश्तबा खामनेई भी इतने गंभीर रूप से घायल थे कि वो समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या, कैसे करे। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुश्तबा खामनेई जो है वो इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अली खामनेई की लोकेशन हो या फिर तमाम सारी चीज़ें हो, अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने उस चीज़ का पता लगा के हमला किया, जिसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गए। लेकिन मुश्तबा खामनेई की अगर बात करें तो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि मुश्तबा खामनेई अली खामनेई की तरह गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अली खामनेई की लोकेशन का पता शायद इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता लग गया था। और अब ऐसे में इजराइल और अमेरिका इतने दूध के धुले तो है नहीं कि मुश्तबा खामनेई को ट्रैक नहीं करेंगे या तमाम सारी चीजें। तो ये बात देखने वाली है कि ये एजेंसियां जो हैं अब मुश्तबा खामनेई के पीछे हैं, क्योंकि इस वक्त जो आईआरजीसी है वो सीधा मुश्तबा खामनेई को रिपोर्ट करती है, यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है ये सीधा मुश्तबा खामनेई को रिपोर्ट करती है और मुश्तबा खामनेई जो है ये तमाम सारे डिसीजंस ले रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये सारी खुफिया एजेंसियां इस वक्त जो इनके रडार पर जो है वो मुश्तबा खामनेई है। और अगर मुश्तबा खामनेई अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो फिर ये एजेंसियां क्या करेंगी। हालांकि अगर हम पिछले पैटर्न को देखें अमेरिका और इजराइल के और ईरान में जिस तरीके से अली खामनेई जो है अपने ही घर में मारे गए थे, उसको देखते हुए ये साफ लगता है कि आईआरजीसी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो मुश्तबा खामनेई को सार्वजनिक तौर पर बाहर निकाले। लेकिन सवाल ये भी है क्या मुश्तबा खामनेई उस हालत में है कि वो अंतिम यात्रा में आ पाए या नहीं। बिल्कुल इशिका, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्तबा खामनेई ने कहीं ना कहीं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जैसी सिक्योरिटी जो है अपनी आजमा ली है, पुतिन जैसी जो स्ट्रेटजी है वो अपना ली है। बिल्कुल भावना इशिका, लेकिन यहाँ पर दो पहलू कह सकते हैं। एक होता है कि प्रैक्टिकली हम चीज़ें सोच लें, एक होता है इमोशनली हम चीज़ें सोच लें। तो यहाँ पर ये देखने होगा कि मुश्तबा खामनेई दिमाग से काम लेंगे या इमोशन मतलब साइड रख के काम लेंगे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल तान्या, ये आपकी बात सही है, क्योंकि उनके पिता थे
अली खामनेई, उनके पिता थे और पिता के अंतिम संस्कार में अगर वो नहीं जाएंगे तब भी उनके लिए एक बेहद दुख वाली बात है। और अगर वो जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी पर बात आती है, उनकी जान माल हानि पर बात आ जाती है। तो ये दोनों जो है इस दो पहलुओं के अंदर, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू, तो उसके अंदर वो अब फंस चुके हैं। अब वो आगे क्या करेंगे तो ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें अपनी, अगर वो अपनी सिक्योरिटी का देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि उनकी, जैसे कि पुतिन है, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन है, वो हमेशा से ये पैटर्न जो है आजमाते हैं। वो अपनी जो सारी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो साथ लेकर जाते हैं। इवन वो वॉशरूम भी जाते हैं तो वो अपना वॉशरूम भी जो है रशिया से लेकर जाते हैं और उसको पूरा पैक करके बॉक्स जो है वो वापस लेके जाते हैं। ये उनकी इस बात के लिए चर्चा रही है शिका। तो मुझे लगता है मुज्तबा खामनेई भी अब अपनी सिक्योरिटी देखेंगे, क्योंकि इतना घातक हमला जब हुआ कि अली खामनेई इतने गुप्त तरीके से मिसाइलें दागी गई कि अली खामनेई तबाह हो गए और उनका अभी तक जो है डेड बॉडी भी लोगों को देखने को नहीं मिली। और अंतिम संस्कार देखिए इतने टाइम 28 फरवरी के बाद आप देखिए कि 29 और 30 जून में अगर उनका वो अंतिम संस्कार हो रहा है तो वो कितनी अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। तो अब सवाल काफ़ी सारे हैं। देखिए इसके अंदर सवाल काफ़ी सारे हैं कि अंतिम संस्कार होता है तो क्या अली खामनेई का हमें डेड बॉडी दिखाई जाएगी, क्या उसके अंदर मुज्तबा खामनेई मौजूद रहेंगे या फिर उनकी फैमिली के कौन लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल भावना, जैसे कि आपने देखा कि जिस हिसाब से ईरान आर और पार के मूड में नजर आ रहा है, अमेरिका पर मिसाइलें दागी गई हैं, तो उसके बाद अमेरिका का क्या कुछ रुख रहता है। और अब सबकी नजरें टिकी हैं 4 जुलाई पर, यानी कि अली खामनेई के अंतिम यात्रा पर। क्या मुज्तबा खामनेई उसमें शामिल होंगे या फिर कुछ बड़ा एंगल या खबरें सामने आने वाली हैं। हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, ये देखना काफी दिलचस्प भी होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।